अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीयू की दुनिया में एक नए आप समझ लो कि एक नए सफ़र की तरफ चलने जा रहे हैं, यानी कि एक नई दुनिया को डिस्कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है EDU-A, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन अर्ली ईयर ऑफ एजुकेशन। EDU-405 हम पहले कर चुके थे, ये अब उसका एक सेकंड बुक है, या यूँ कह लें कि सेकंड टाइप है ए के साथ, यानी इसका एक्सटेंशन ए के साथ बना दी गई। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ज़हन-नशीं रखने होंगे। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट और लॉन्ग लेके चलेंगे, यानी कि मैं आपके पेपर तीनों फॉर्मेट को इसमें कवर करूँगी मैं कुछ इस तरह कि आपके हैंड आउट ही में से हाईलाइट करूँगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास पेपर्स में आए हैं। अब होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं, यानी रिपीट हो रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो एक दफ़ा आते हैं। मैंने उन सारों को कम्बिनेशन किया, यानी कि उन सारों को आपके हाईलाइट कर दिया हैंड आउट में। हम उन्हें डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट कर सको। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर 1 के अंदर टॉपिक 1 है मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट और डायमेंशन को क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि हम इसमें देखते हैं कि एट्रीब्यूट और डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है। ये बात हम देखते हैं फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर अगर हम लेके चले तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी इंसान का, क्योंकि हम एजुकेशन के अंदर चल रहे हैं ना, तो किसी भी इंसान की एबिलिटी को, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हो रहे हैं, या यूँ कह लें किसी भी इंसान की कितनी एबिलिटीज़ हैं, हम उन्हें कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट को अगर हम देखें ना, तो हमारे सामने एक सिंपल सा वर्ड आता है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे बाय स्केल। एक आसान से है ना, फिजिक्स हो गया, आपकी मैथ हो गई, आप मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो मेजरमेंट का नाम आती है, आपके जहन में आ जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। बट जब हम बात करते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन की, तो हमारे सामने आता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो फिजिकल्स नहीं होते, वो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं कि एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, मुख्तलिफ अचीवमेंट हो गई, ये सारी फिज़िकल नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सो जो मेजरमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं होती। सो ऐसे टूल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के लिए, वो कभी भी एग्जैक्टली लाइक स्केल्स नहीं होते, लाइक वो थर्मोमीटर नहीं होते। सो एक डिफरेंट टूल होता है एजुकेशन के अंदर मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है दैट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट है क्या? ये एक अप्रेजल लाइक ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अगर बीइंग आप टीचर हो तो आप देखते हो कि आप किसी भी बच्चे के अप्रेज करते हो, लाइक आप उनकी किसी भी काम को अच्छा बना देते हो, लाइक आप उसे एक्सेप्ट करते हो जैसे कि वो है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट बेसिकली आप कह सकते हो कि किसी भी इंसान का चेक करना, या उसका आपका रिजल्ट कार्ड आप जो बना रहे होते हो ना, वो असेसमेंट कहते हैं। फर्दर हम जब डेफिनेशन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असेसमेंट है क्या। ये तो असेसमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था ना, यानी कि आपको क्लियर किया गया था कि असेसमेंट है क्या। बेसिकली आप इसे रिजल्ट ही कह सकते हो कि इन द एंड ऑफ किसी भी काम के ख़त्म होने के बाद जो आप नतीजा अखज़ करते हो उसे हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट की डेफिनेशन देखिए तो हमारे पास पुलम्बा एंड बांता 1999 में उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि असेसमेंट जो है वो सिस्टमेटिक कलेक्शन है, रिव्यू है किसी भी इंफॉर्मेशन का। अब ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये रिलेट करती है एजुकेशन प्रोग्राम को, और ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं इनका कोई पर्पज़ होता है, लाइक इनका पर्पज़ होगा कि वो इम्प्रूव करेंगे स्टूडेंट लर्निंग को, उसकी डेवलपमेंट को। फर्दर आपके पास हुब्बा और फ्रीड की डेफिनेशन आती है जो 2000 में उन्होंने प्रोवाइड की थी, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ टू। दैट इसमें हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप गैदर करते हो, डिस्कस करते हो इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये कलेक्ट की जाती है फ्रॉम मल्टीपल और डाइवर्स सोर्सेज को, जिसके नतीजे में आप अंडरस्टैंड करते हो कि स्टूडेंट को क्या पता है और क्या नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो इन डेफिनेशन से हमारे पास जो मेन पॉइंट आते हैं वो होते हैं कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, असेसमेंट को हम कहेंगे, मल्टीपल सोर्सेज, डेवलप एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूवमेंट।
अब अगर हम इनके इमर्जिंग पॉइंट्स देखें ना, तो हमारे सामने आता है कि असेसमेंट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसके अंदर हम सर्कमस्टांसेस गोल होते हैं, लाइक आप प्लान करते हो, अपने दिमाग में रखते हो कि असेसमेंट करते हुए आपने क्या बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को साथ लेके चलना है। फिर जी सेकंड, आपको अगर क्वेश्चन आता है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें आप ये डिटेल नहीं लिखने बैठ जाना, क्योंकि आपके पास टाइम इतना कम होता है कि आप सिंपल इनके पॉइंट्स लिखते हो। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इमर्जिंग पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, तो आप लिखोगे कि असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हाँ, अगर आपको कहा जाता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो थोड़े थोड़े इसमें आप लिख लोगे कि इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जा सकता है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन आप होमवर्क के थ्रू ले सकते हो, एग्ज़ाम पेपर्स के थ्रू ले सकते हो, क्लास टेस्ट के थ्रू ले सकते हो। पेपर देने बैठो तो आप ये सोचो कि आप टीचर हो और आप टीचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर्स दोगे, नॉट एज अ स्टूडेंट। जजमेंट अबाउट प्रोसेस और प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट हो गया। एवोल्यूशन, अब आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 3, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वैल्यू जजमेंट कर रहे होते हैं। अब ये वैल्यू जजमेंट जो होती है वो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम के अगेंस्ट हो रही होती है। इसमें हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देख रहे होते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लर्निंग क्वालिटी उन्हें प्रोवाइड करनी है और किस एक्सटेंट तक उसे लेकर चलना है। टॉपिक नंबर 4 आपके पास आता है डिफरेंट इन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। अभी तक हमने देखा वन बाय वन कि मेजरमेंट है क्या, असेसमेंट क्या है, एवोल्यूशन क्या है। जब हम इनके डिफरेंस आ जाता है तो आप कैसे करोगे असेसमेंट? अगर हम हर मैकेनिज्म, हर प्रोसेस को देखें तो वो स्टार्ट हमेशा मेजरमेंट से होता है। एजुकेशन फील्ड को देखा जाए ना, तो मेजरमेंट जो होती है वो जनरेट करती है टूल, लाइक टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्विज हो गया, चेकलिस्ट हो गया, होमवर्क हो गया, पोर्टफोलियोज हो गए। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में। अब इसमें होता क्या, जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है ना इन टूल्स की मदद से, उसे हम कहते हैं कि मेजरमेंट है। अब असेसमेंट क्या है? देखें, असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं मेजर, अगर हमने कंप्लीट कर ली ना मेजरमेंट, तो अब क्या हुआ कि अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लर्निंग उनके लिए बेटर है और कौन सी नहीं, कितने स्टूडेंट लर्न अच्छे से कर रहे हैं और कितनों को प्रॉब्लम आ रही है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट को हम लेके चलते हैं। फर्दर आपके पास आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या? अब जब असेसमेंट हो गई तो एवोल्यूशन और असेसमेंट जो होते हैं ये हेरिडिटरी एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों पैरेलल होते हैं, इनका दोनों का डिफरेंट होता है पर्पस। फर्स्ट हमने देखा कि मेजरमेंट और असेसमेंट जो है वो हेरिडिटरी हैं, बट एवोल्यूशन जो है वो नहीं है, ये वो पैरेलल मूव कर होगा। मेजरमेंट जो है वो एक ऐसी सोर्स है जिससे हम आगे की तरफ जाते हैं, यानी असेसमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और एवोल्यूशन जो होता है ये प्रोवाइड करता है आपकी बेस को। याद रखें, एवोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है बेस को और एविडेंस को कलेक्ट कर रहा होता है, क्वांटिफाई कर रहा होता है एविडेंस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अब ये जो क्वांटिफाइड नंबर होते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं होता तब तक जब तक वहाँ पे असेसमेंट ना हो चुकी हो या एवोल्यूशन ना हो चुकी हो। असेसमेंट पर्पस जो होता है इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बेहतरीन की तरफ जाता है, या यूँ कह लो कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव कर रहा होता है और स्टूडेंट के साथ आप अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हो। तो ये था जी लेसन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। जल्दी से लेसन नंबर 2 को भी कर लेते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 2 के अंदर आपके पास आता है टॉपिक 5, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। अभी तक उम्मीद है कि आपको असेसमेंट क्लियर हो चुकी होगी। बेसिक असेसमेंट को आप याद रखें कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल अगर असेसमेंट के देखे जाएँ तो आपके पास आता है एग्जिस्टिंग कल्चर, जिसके अंदर आप देखो एक्नॉलेजिंग हो रही होती है, आपको जो आपके एग्जिस्टेंस असेसमेंट है उसे एक्नॉलेज किया जाता है। अब ये एक्नॉलेज कैसे किया जाता है? थ्रू आउट द इंस्टीट्यूशन कर रहे होते हैं, ताकि आप वो अब ये क्यों कर रहे होते हैं इसलिए को असेसमेंट प्लान को इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है रियलिस्टिक प्लान विद अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
पॉइंट आपने लिख लेने हैं। इसमें होता क्या है कि जो प्लान होता है ना असेसमेंट का, वो प्रोग्राम लेवल पे आ जाता है, स्कूल लेवल पे आके इंस्टीट्यूशन लेवल पे आ जाता है। अब इन लेवल्स पे आने की वजह से वो रियलिस्टिक हो जाता है, वो सपोर्ट करता है अप्रिशिएट इन्वेस्टमेंट को, जो कि इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स के अकॉर्डिंग होती है। थर्ड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट। एकेडमिक लीडरशिप के अंदर अगर हम देखें तो ये नेसेसरी है कि आपको स्पोर्ट को गेन करना है, आपको इन्वॉल्वमेंट शो करनी है फैकल्टी एज अ फैकल्टी मेंबर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए। क्लियर गोल असेसमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं फोकस करती हैं सेट ऑफ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट लर्निंग। अप्रिशिएट मेथड असेसमेंट शुड इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक, और अगर आप इसमें देखो ना जो असेसमेंट होती है वो सिस्टमेटिक वे के थ्रू इन्वॉल्व होती है। इसमें आप कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ले रहे होते हो स्टूडेंट लर्निंग का। अब आप एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है, उस पर आप वर्क कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो क्लास में कैसा है, उसका बैठने का, उसका बोलने का या उसका बिहेवियर विद पीस कैसा है। सिमिलरली वो अपने सब्जेक्ट के अंदर कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितना वो उस पर वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ आप कलेक्ट करते हो। देन आप असेस करते हो कि आया स्टूडेंट में इम्प्रूवमेंट हुई थी या नहीं। यही बातें यूजफुल डेटा के अंदर भी हुई। टॉपिक 6 है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एवोल्यूटिव। अभी हमने बात की थी असेसमेंट की, अब एवोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सिस्टमैटिक इंक्वायरी आ जाती है, शॉर्ट कमिंग स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट की, क्वेश्चंस आप एवोल्यूट करते हो कि स्टूडेंट किस लेवल पे चल रहा है, तो ये सारे कुछ इसमें सिस्टमैटिक इंक्वायरी में आ जाते हैं। सेकंड है कॉम्पिटेंस। एवोल्यूटर जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंश्योर करता है डाइवर्सिटी की। अब ये जो डाइवर्सिटी होती है ये इंश्योर करती है कि कितना नेसेसरी टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स ज़रूरत है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर पीपल होना चाहिए। टॉपिक 7 है आपके पास वाई असेस, वाई एवोल्यूट। हम असेस क्यों करते हैं, क्यों एवोल्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को। असेसमेंट जो होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपके आउटकम की। किसी अगर मैं कहती हूँ ना कि किसी भी आपने एक स्पेसिफिक एक्शन है आपका, या आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके जो आउटकम आ रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने पॉपुलर हो, और ये जो आउटकम होता है इसे मेजर करने के प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं। पर्पज़ इसके देखा जाए तो ये बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि अब देखें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन क्या आपको प्रोवाइड करेगा बच्चों के बारे में। आपको पता चलेगा कि आपका टीचिंग मेथड कितना अच्छा है और कितना बुरा है, यानी आप उसमें कितने इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। क्लास में एवरेज क्या है स्टूडेंट्स की कि वो आपके लेक्चर को आसानी से समझ रहे हैं। एवोल्यूशन का अगर हम पर्पस देखें तो ये हमें इन्फॉर्म जजमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, ये हमें क्वालिटी बता रही होती है, इफेक्टनेस बता रही होती है किसी भी प्रोग्राम की। अब एवोल्यूटिव प्रोसीजर जो होता है ये एम्फसाइज करता है क्वालिटी ऑफ प्रोविजंस को, और ये यूज़ करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट को, ताकि वो देख सके अडल्ट और चाइल्डहुड आप कह सकते हो, या चिल्ड्रन जो हैं वो इस पर कितना उन्हें इस पर फ़ायदा हासिल हुआ है। इजनर 5 फंक्शंस आर। अब देखो इजनर का 5 फंक्शंस क्या थे। सबसे पहले आप डायग्नोज करो डिफ़िकल्टीज़ को। अब ये जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ये कैरिकुलम के अकॉर्डिंग होती हैं। फिर आप प्रोवाइड करो फीडबैक मैकेनिज़्म को उन कैरिकुलम के रिवीजन के अकॉर्डिंग। देन आप क्या करो कि आप अब ये जो फंक्शन होता है ना एवोल्यूशन का, ये देखता है कि डायमेंश द टेंडेंसी टू यूज़ एवोल्यूशन प्रैक्टिस सिंपली। अब ये आपको पेज 195 पे एक आर्टिकल के अंदर छपा था कि लाइक प्रिंट हुआ था कि आप कैसे स्टूडेंट को क्लासिफाई करते हो, कितना उन्हें रिवॉर्ड कर रहे होते हो, कितना उन्हें रेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो। ये सारा काम एवोल्यूशन कर रहा होता है। देन आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो प्रोग्राम को, टीचिंग को और एजुकेशन प्रोसेस को। फोर्थ पॉइंट पे आप क्या करते हो, आप उन पे एंटिसिपेट उन्हें करवाते हो, उन्हें आइडेंटिफाई कराते हो कि एजुकेशन नीड है क्या। अब अगर इन्हें हम समराइज़ करें ना तो हमारे पास कोई 10 पॉइंट्स आ जाते हैं इसके। फर्स्ट है कि आप दोनों में डायग्नोज करते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, अब इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब आप कैसे याद रखोगे। क्वेश्चन आता है ना कि असेसमेंट को एवोल्यूट करो, या आपको बताओ कि एवोल्यूशन क्या है, तो इन सारों में आप यही पॉइंट लिख सकते हो। टू डायग्नोज, टू रिवाइज curricula, to compare, to anticipate education need, to determine if objects have been achieved, to satisfy demand for accountability, to improve educational outcome for children.
इसमें आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को, इन्हांस कर सकते हो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई से 5 या 6 पॉइंट्स आप याद रख लो ना, इनफ होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 या 4 पॉइंट दे दो, वेल एंड गुड है। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट्स दे दो या 5 ही दे दो तो भी वेल एंड गुड है। लाइक इसमें आप कर सकते हो, आप अटैम्प्ट कर सकते हो, उसमें मार्क्स फुल हो जाते हैं। लेसन नंबर 3, टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। ये स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पता कर लीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अच्छा, मुझे यहाँ पे याद आया, आप लोगों का एक कमेंट था, अक्सर आ रहा होता है कि मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिंपल जाके पेपर अटैम्प्ट करना होता है। अब वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह हो जाए कि बस देखें, पढ़ें और उनका मतलब सिंपल उन्हें पता हो लाइंस का, तो वो जाके पेपर कर लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर इन पे हैंड आउट पे इसीलिए फोकस कर रही होती हूँ। टॉपिक 8, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। जब आप टीचिंग कर रहे होते हो किसी क्लासरूम के अंदर, आपको 4 चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहले आप डेवलप करोगे स्टूडेंट नॉलेज को, देन उस डेवलपमेंट के बाद आप इम्प्रूव करोगे उनके कॉन्सेप्ट्स को। यानी आपने उन्हें बताया, फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास को पढ़ा रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि कार के बारे में बताते हो, चलो ठीक, कार कैसी दिखती है, वो आपने एक डेवलप कर दिया स्टूडेंट के अंदर नॉलेज कि 4 पहिए हैं, इस तरह के 4 डोर्स होंगे, लाइक ये शेप है कि कार कहलाती है। फर्दर आप क्या करोगे, उनका कॉन्सेप्ट बन गया, अब उस कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करोगे, उसे बताओगे कि इसमें इतनी मॉडिफिकेशन हुई थी तो वो इतनी इन्हांस हुई। अब इसमें होता क्या है कि आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाती हैं, आप अपनी ही टीचिंग स्किल्स को असेस कर रहे होते हो, आप अपने एटीट्यूड को वहाँ पे डेवलप कर रहे होते हो, यानी मेक कर रहे होते हो। टॉपिक 9 है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। बेसिकली असेसमेंट जो है वो क्लासीफाई की जाती है 4 वेज। फर्स्ट है नेचर ऑफ असेसमेंट, सेकंड है फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, थर्ड वन इज़ यूज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, आपका मेथड जो आ जाते हैं, मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अब नेचर ऑफ असेसमेंट के अंदर हम देखें तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गई, टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गई। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट अगर देखा जाए ना, यानी पॉइंट 2 हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं फिक्स चॉइस असेसमेंट। अभी तो हम ये देखते जा रहे हैं, फर्दर मैं आपको इन्हें डिटेल में बताती जाऊंगी कि फिक्स चॉइस असेसमेंट क्या होते हैं। कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। थर्ड पॉइंट था यूज इन अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो आप इसमें देखते हो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे यूज़ करनी है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को किस तरह लेके जाना है और समेटिव असेसमेंट को किस तरह लेके जाना है। ये तो आपका यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक इसमें आप अगर देखो तो बहुत सारा आपका पेपर में इसमें चीज़ें आ जाएंगी, आपके MCQs आ जाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो इन पे काफ़ी फोकस करना है। मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, इसमें नॉर्म्स हम देखते हैं, फिर क्राइटेरियन देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमने बात की थी बाय नेचर असेसमेंट की, तो हमने इसमें कहा था कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब ये है क्या? मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट बेसिकली डिटर्मिन करती है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, यानी आपके आईक्यू लेवल को डिसाइड करती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि आप इसमें स्टूडेंट्स को ना परफॉर्म करने देते हो कोई भी ऐसा काम जो कि, यानी कि आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट देते हो, इंडिविजुअल को कहते हो कि वो परफॉर्म करे, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो मोटिवेट होता है, आप उसकी तारीफ़ करते हो, उसे रिवॉर्ड देते हो, उसके थोड़े अच्छे मार्क्स दे देते हो उन्हें, तो होता क्या है कि स्टूडेंट होता है खुद को मोटिवेट करता है, वो आगे हाई स्कोर को पॉसिबल कर लेता है अचीव करना। ये जो स्टूडेंट असेसमेंट होती है ना, याद रखिएगा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी हो रहे होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में होता क्या है कि स्टूडेंट जो होता है वो खुद को देखता है, वो उसमें जो उसने टेस्ट दिया होता है वो उसे खुद से देख के उसमें असेस करता है कि उसने कितना उसमें बेहतरीन काम किया, उसकी कितनी एबिलिटीज़ हैं, क्या वो कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट है जी टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये सेकंड कैटेगरी है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है अपनी नेचुरल कंडीशन को, इसमें उसे उसका इस टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी
इन्वेंट्रीज आ रही होती हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक पाई जाती हैं, पीर अप्रेजल पाया जाता है इसके अंदर। बाय फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट के अंदर अगर हम देखें फिक्स चॉइस असेसमेंट, फिक्स चॉइस असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं स्किल ऑफ पीपल एफिशिएंसी, यानी कि हम इसमें लेस टाइम के अंदर मेजर कर होते हैं किसी भी स्किल्स को। ये फिक्स चॉइस आइटम के होते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, एमसीक्यूज आपके हो गए, मैचिंग एक्सरसाइज हो रही होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रही होती हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे होते हैं। ये फिक्स चॉइस होते हैं क्योंकि इनके पास अब फिक्स चॉइस क्यों है, देखिए आपके पास आपको प्रोवाइड किया जाता है एमसीक्यूज, आपकी आसानी के लिए करते हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उन्हीं 4 पॉइंट में से करेक्ट आंसर निकालोगे, आप अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स था। कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट देखा जाए तो ये वो असेसमेंट है जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर रहे होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम वैल्यू कर रहे होते हैं इन देयर ओन राइट। अब इसमें हो क्या रहा होता है, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, एसेज आ रहे होते हैं, और प्रेजेंटेशन आ रही होती हैं, लाइक आप स्टूडेंट्स को कहते हो ना कि आप राइट करो ऐसे, किसी भी टॉपिक पे आप प्रोवाइड कर देते हो कि ऐसे आपने लिखना है। अब वो ऐसे किस टॉपिक पे है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, स्टूडेंट खुद से करेगा, ये कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है। लेसन नंबर 4 को जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रही होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेसन नंबर 4 वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें, ना ही डाउनलोड किया करें, काइंडली ऑनलाइन आके देखा करें। 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मेरे चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो काइंडली सेकंड्स लगेंगे, आप उन्हें सब्सक्राइब कर दो। लेक्चर नंबर 4 है यूज़ ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब जब हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने 4 यूजेस आते हैं, यूज़ ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट, यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, यानी कि वो पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट बेसिकली डिटरमिन करती है प्री रिक्विजिट स्किल्स को, आपकी मास्टरी की डिग्री को, लाइक आपने कितना गोल कोर्स को मास्टरी में लेके आए, यानी कि आप कितना उस पर अचीव कर सके, आपने उसमें कितना इल्म हासिल किया उस एक स्पेसिफिक कोर्स को लेकर। प्लेसमेंट असेसमेंट जो है ये यूज़ की जाती है जब हम स्टूडेंट को असेस कर रहे होते हैं उसकी प्रायर नॉलेज को, यानी कि उसकी प्रायर नॉलेज आप कह सकते हो वो नॉलेज जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट के माइंड में होती है। अब देखते हो कि स्टूडेंट की जो एंट्री लेवल परफॉर्मेंस है वो कितनी सफिशिएंट, उसमें कितनी सफिशिएंट नॉलेज पाई जाती है, वो कितना ज़्यादा उस पर वर्क कर सकता है या उसे इस बारे में कितना इल्म है, तो इस बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अब इसमें एग्जांपल था रेडनेस टेस्ट था, यानी कि आप इसमें ये वो टेस्ट है जिसमें आप देखते हो कि स्टूडेंट की नॉलेज कितनी है, कॉन्सेप्ट कितना है अबाउट पार्टिकुलर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एडमिशन के टाइम पे, इसमें पार्टिकुलर प्रोग्राम लेके चले जाते हैं। देन आपके पास आता है प्री टेस्ट, प्री टेस्ट जो होता है ये कोर्स ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है, इसमें डिटरमिन किया जाता है कि स्टूडेंट की प्रेजेंट नॉलेज कितनी है इस बारे में। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेरिटीज़ जो होती है इसमें डिटरमिन किया जाता है स्टूडेंट लेवल। अब ये कैसे किया जाएगा, उनका इंटरव्यू लेकर उसको डिस्कस करके उस पर। टॉपिक 13 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली डिटरमिन करती है आपकी कॉजेज़ को, लाइक इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल कॉजेज़, जिनकी वजह से आप परसिस्टेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की तरफ आते हो, लाइक आपके पास हेडेक हो गया, आपने सबसे पहले तो सिक्योर किया ना खुद से, देन आप मेडिसिन ली, फिर आपको रिलीफ हुआ, लेकिन आप ये रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं रहा, तो आप सबसे पहले खुद को देख रहे होते हो ना। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सर दर्द, ये एग्जांपल है सर दर्द की, आप कंफर्म ना कर लीजिएगा, सर दर्द आपका बढ़ता जाता है, आप मेडिसिन ले रहे हो लेकिन असर नहीं हो रहा, आपका वो दर्द ख़त्म नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो एक वक्त आता है कि आप जाते हो अपने फिजिशियन या डॉक्टर का कंसर्न करते हो, देन आप अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करते हो। अब वो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो होती है वो लेके आप जब आते हो तो अगर आपका दोबारा से सर दर्द वैसा ही है, यानी आपको यू स्टिल हैव हेडेक, तो होगा क्या कि आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा डिफरेंट टेस्ट, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया। अब उसमें होता क्या है कि वो उन टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज करेगा, देखेगा कि रीज़न या काज क्या है हेडेक की,
तो इस तरह हुआ क्या कि जो डायग्नोसिस प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, यानी कि आप डायग्नोज कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप फर्दर स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हो, देन आप असल रीज़न की तरफ आते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है कि आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को डिटरमिन कर रही होती है, इसमें आप फीडबैक देते हो, आप इसमें करेक्ट करते हो लर्निंग एरर्स को। अब होता क्या है कि जब असेस कर रहे होते हो ना किसी स्टूडेंट को ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो आप क्या करते हो, आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो। अब बीइंग अ टीचर आप किसी स्टूडेंट को कहते हो कि आप क्वेश्चन के जवाब दो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो। तो अगर स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं या उसके थोड़ा आस पास है, तो आप उसे अप्रिशिएट करोगे, आप उसे कहोगे कि ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा इसमें इन्हांस कर सकते हैं हम इस पॉइंट को। तो ये आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। आप फीडबैक बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हो, अगर आप वीकनेस है स्ट्रेंथन है, आप उन सारों को डिटर्मिन कर रहे होते हो, देन आप उस स्टूडेंट को उसके लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसे लेके चलते हो। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 15 आता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होता है कि एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन सेशन आता है, लाइक कोर्स के यूनिट के एंड पे होता है, आपका क्लास टेस्ट हो गए, फाइनल टर्म्स हो गए, मिड टर्म हो गए, ये सारे आपके असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में आते हैं। याद रखें कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंप्लीट असेस करते हो स्टूडेंट को, और ये एंड ऑफ लर्निंग कोर्स हो रहा होता है। टॉपिक 16 है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है, बट हम कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद है। मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, और सेकेंड है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है क्या? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हो, मेजर करते हो। अब ये जो परफॉर्मेंस आप कर रहे होते हो ना, ये मई में जो आप कर रहे होते हो ना, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर आप इसमें रैंक बनाते हो। लाइक आप क्लासरूम ग्रुप बनाए हो 50 का, टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं जी क्लास के अंदर। अब उनके मार्क्स के साथ आप बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को मेजर कर रहे होते हो, उन्हें असेस कर रहे होते हो, या यूँ कह लो कंपेयर कर लेते हो। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट इतना कुछ भी नहीं था जो पेपर में आपका आ सके। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप देखते हो तो एनआरटी और एनटीएस और सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक एनआरटी के अंदर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एनटीएस और सीएसएस। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसमें आप क्या करते हो, आपको अचीव करना होता है 97%, और एनटीएस टेस्ट के अंदर ये आप कर होते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 96% है ना, तो भी आप सिलेक्ट नहीं होगे। आपको चाहिए कि आप एनआरटी के अंदर यानी एनटीएस के टेस्ट के अंदर आपको 97% या उससे अबव लेने हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो है, ये बेसिकली ऐसी असेसमेंट है जिसके अंदर आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो या डिस्क्राइब कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डोमेन ऑफ क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। यानी आप एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हो, आपने एक सेलेक्ट कर दिया क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होते हो कि स्टूडेंट ने कितना उसमें अचीव किया है और उसके अकॉर्डिंग वो कितना उस पर पूरा उतरा है। इसमें अगर हम देखें ना, तो हम लर्निंग आउटकम को देख रहे होते हैं। कॉमनली यूज़ अगर हम देखें ना, तो क्राइटेरियन असेसमेंट प्रोसेस जो होता है, ये कॉमनली यूज़ हो होता है स्कूल्स के अंदर। अब ये क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम अगेंस्ट द सेट कोड रेदर देन अदर स्टूडेंट। अब आप देखो ना, आपका भी रिजल्ट आता है ना, तो आप जाते हो, आप देखते हो असेसमेंट प्रोसेस में, लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल 2 हाँ आपका टोटल जीपीए बन रहा है ना, CGPA, तो उसमें आप देख रहे हो 2.49 बन रहा है समथिंग, तो लिखा आएगा /4.00, यानी कि क्राइटेरिया सेट था 4.00, आपको इतने ही लेने थे, लेकिन आपने उससे कम लिए, तो वो आपको बता रहा होगा कि आपके टोटल मार्क्स इतने हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।